Dear students, today I will discuss with you very important topic of calculus that is called derivative. तो बच्चों सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि डेरिवेटिव होता क्या है। तो बच्चों जैसे कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि जो कैलकुलस है दैट इज द स्टडी ऑफ चेंज। अब बच्चों कोई चीज अगर चेंज हो रही है तो हाउ फास्ट दैट थिंग इज चेंजिंग, सो दैट इज आल्सो नोन एज रेट ऑफ चेंज। तो उस किसी भी चीज के चेंज होने का जो रेट होता है दैट इज नोन एज डेरिवेटिव। सो बेसिकली व्हाट इज डेरिवेटिव? डेरिवेटिव इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज। अब बच्चों जो रेट ऑफ चेंज होता है दैट इज ऑफ टू टाइप। वन इज एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज, and second is instantaneous rate of change, and this instantaneous rate of change is known as derivative. So अब इसको बच्चों एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा दैट इज फ्रॉम एवरेज स्पीड। तो बच्चों जैसे कि आपको मालूम है कि जो एवरेज स्पीड है उसका फार्मूला होता है एवरेज स्पीड is equal to total distance traveled upon total time taken. So अब आप बच्चों सपोज कीजिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करूंगा। So अब आप देखिएगा कि हम इसको कैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड पे कैसे हम इसको एवेल्यूएट करेंगे। So what is average speed? That is total distance traveled upon total time taken. तो बच्चों अब सपोज कीजिए you have an object O which is located at a height of suppose 10 meter from the ground AB, और सपोज कीजिए कि आफ्टर टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड वो जो ऑब्जेक्ट है दैट हिट्स द ग्राउंड। सपोज कीजिए एट t इक्वल टू 0 सेकेंड इट इज at height 10 meter from the ground, and when you drop it from the ground and after time t equal to 5 second it reach the ground. अब बच्चों आपको मालूम है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो तो इट्स स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीजेस। जैसे अगर हम इस ऑब्जेक्ट को यहां से ड्रॉप करते हैं टुवर्ड्स ग्राउंड तो बच्चों सपोज दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी, दिस इज पॉइंट ई, दिस इज पॉइंट एफ। Suppose here its speed is s1, here its speed is s2, here its speed is s3, and here its speed is s4. तो बच्चों अब जब ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो इसकी जो स्पीड है दैट इज नॉट इट इज नॉट मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड, क्योंकि ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इट्स स्पीड और इट्स वेलोसिटी इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। सो इट्स स्पीड एट s1 is less s2, it will be more than s1. So as it is approaching towards ground its speed is continuously increasing. तो बच्चों अब हम इसकी एवरेज स्पीड को इस फार्मूले से निकालते हैं what will be its average speed during its total journey. तो बच्चों इसकी जो एवरेज स्पीड है that will be equal to total distance traveled that is 10 meter and total time taken that is 5 second. So we will get 2 meter per second. तो स्टूडेंट्स इसकी जो एवरेज स्पीड हमारे पास आई है इस ऑब्जेक्ट की फ्रॉम इट्स जर्नी फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5 सेकेंड, मतलब ड्यूरिंग इट्स मोशन ऑफ 5 सेकेंड इट इज 2 मीटर पर सेकेंड. नाउ सपोज इफ वी वांट टू फाइंड इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड, सपोज एट एनी इंस्टेंट एट एनी पॉइंट e, at any point e, suppose it reaches at any point e at t equal to 4 सेकेंड. सो अगर हम इस फार्मूले को अप्लाई करें टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट ओ एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड, तो देखो बच्चों आपके पास क्या रिजल्ट आता है. तो इंस्टेंटेनियस स्पीड विल बी एट पॉइंट ई, सो इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड एट ई will be total distance traveled upon total time taken.
अब बच्चों इस केस में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है, क्योंकि आपके पास जो टोटल डिस्टेंस है वो 2 पॉइंट के बीच का है, तो अभी आपके पास एक सिंगल पॉइंट ई है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 0, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 0। अब बच्चों यहाँ पे जो आपके पास टोटल टाइम टेकन आया था जब आप एवरेज स्पीड निकाल रहे थे, तो आपके पास वो t इक्वल टू 0 सेकंड और t इक्वल टू 5 सेकंड के बीच का था, 5 सेकंड। नाउ एट t इक्वल टू 4 सेकंड आपके पास जो इनिशियल टाइम भी 4 सेकंड है, फाइनल टाइम भी 4 सेकंड है, तो यू विल गेट टोटल टाइम टेकन इज आल्सो 4, जो सो यू विल गेट 0 by 0, दैट इज अनडिफाइंड, 0 by 0 इज अनडिफाइंड। सो स्टूडेंट्स, जब हम इस एवरेज स्पीड वाले फार्मूले से इंस्टेंटेनियस स्पीड को कैलकुलेट करते हैं इस ऑब्जेक्ट की, तो वी विल गेट ए अनडिफाइंड आंसर। सो दिस वाज द प्रॉब्लम दैट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्व्ड बाय न्यूटन। तो बच्चों इस अब अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट की जो जिसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, अगर आपने उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? तो बच्चों सबसे पहले जो इसका सॉल्यूशन था दैट वाज गिवन बाय ए ग्रेट फिजिसिस्ट न्यूटन। तो न्यूटन ने बोला कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा डेवलप करना पड़ेगा जिससे हम जो ऑब्जेक्ट है जो वेरिएबल स्पीड के साथ ट्रेवल करते हैं, हम उनकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट या इंस्टेंटेनियस स्पीड एट एनी इंस्टेंट बता पाए। और बच्चों यहां से आपका जो था ओरिजिन हुआ एक नए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स का, दैट इज डिफरेंशियल कैलकुलस, और जिसको हम डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो प्लीज स्टूडेंट्स नाउ लिसन वेरी केयरफुली हाउ दिस revolutionary branch of mathematics came into existence. So it is credit goes to Newton. So बच्चों सबसे पहले जो है मैं आपको 3 स्टेप बताऊंगा जो आपको कंसीडर करना पड़ेंगे, फिर आई विल एक्सप्लेन दैट 3 स्टेप बाय वन एग्जांपल दैट सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। तो बच्चों पहला स्टेप है, अब बच्चों आपने देखा होगा कि जब मैंने अभी इंस्टेंटेनियस स्पीड को निकाला था उस ऑब्जेक्ट की जो कि हाइट 10 मीटर से फॉल कर रहा था t इक्वल टू 4 सेकंड, तो हमारे पास एक ही पॉइंट था, और आपको मालूम है कि हमें अगर एवरेज स्पीड निकालनी है तो हमें वी हैव टू हैव 2 पॉइंट्स। तो सबसे पहले न्यूटन ने जो अपना जो उसका मेथड था उसमें जो पहला स्टेप था दैट वाज यू हैव, इसको स्टूडेंट प्लीज दीस 3 स्टेप्स यू शुड रिमेंबर वेरी वेरी केयरफुली। तो उसका पहला जो था स्टेप दैट वाज चूज सेकंड पॉइंट extremely close where you want to find instantaneous speed। और बच्चों जो उसका दूसरा पॉइंट था दैट वाज फाइंड एवरेज स्पीड ओवर दिस स्मॉल इंटरवल, फाइंड एवरेज स्पीड ओवर दिस स्मॉल इंटरवल। और बच्चों जो थर्ड पॉइंट था दैट वाज choose interval infinitesimal close to 0, choose interval infinitesimal means very very close, that is your time delta t approaches to 0, choose interval infinitesimal close to 0। इट मींस जो बच्चों फिर आपका जो एवरेज स्पीड का फार्मूला आएगा दैट इज एवरेज स्पीड दैट इज एस, दैट विल बी इक्वल टू लिमिट दैट इज डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। एंड स्टूडेंट्स दिस इज नोन एज डेरिवेटिव, दिस इज आल्सो डिनोटेड बाय dy by dt। so this is the derivative। So student please remember these 3 points. Now I will explain it with you a suitable example. So in that example you have to remember these 3 points. So I will not rub the blackboard. So what was our problem? Our problem was
to find, suppose this is object, this is ground AB. Suppose we have to find during its journey at any point, suppose at t equal to 4 seconds, because it takes time t 5 seconds to reach the ground. Suppose at any point t equal to 4 seconds, I want to find its instantaneous velocity. Now you use these 3 points and you will be able to find its instantaneous velocity. See how? But students, for this you must have a relation between the quantities, because in a derivative the variable must be related to each other. So if you have to use the concept of derivatives, the variables, in this case what are our variable? Our one variable is distance and second variable is time. So these two variables must be related to each other, otherwise you cannot use the concept of derivative. And we know from our equation of motion that these two variables are related by the formula s is equal to ut plus half gt square. So now in this case our initial velocity is 0. So we have s is equal to 1 by 2 gt square. So student, due to constraint of the blackboard, I do not want to rub it, so that you can also see the points and also see how I am applying these points to calculate the instantaneous velocity. So things will get a little bit of close, but still you can see it very carefully. Now see, what is the first point? Choose second point extremely close where you want to find the instantaneous speed. Now I want to find my instantaneous speed at t equal to 4 seconds. Suppose I take a point t equal to 3.999 seconds or 4.001 seconds, that is very close to 4 seconds. This is the meaning of first point. So then what will be my s? So my s will be because suppose I am adding that to s. So my s plus delta s will be 1 by 2 g t plus delta t whole square. So what will be the change? So because we know that in the formula we have total distance traveled. So in this case my total distance traveled will be delta s. So what will be delta s? So now you can calculate delta s. You can subtract this from this and you will get delta s. And when you will do it, you will see that your delta s come out to be 1 by 2 g, that is delta t square plus 2t delta t. This will be delta s, because when you will expand this, you will get a plus b ka whole square, that is t square plus delta t square plus 2t delta t. And when you will subtract from this the 1 by 2 will be cancelled out and your delta s will be this. So this our first step is over. Now what is second step? Second step is find average speed over this small interval. So now you can find, to make it more simple, you can take delta t common. You can also take delta t common. Sorry, that will make it more simple. You can take delta t common. That will be delta t plus 2t. So now, what is second step? Find average speed over this small interval. So I am finding average speed over this small interval. That is delta s by delta t. So what is delta s by delta t? So your delta t will get cancelled out. That will be 1 by 2 g delta t plus 2t. Because when I will do divided by delta t, this delta t will cancel out. Now I think you are getting the two steps very much in your mind. Now what is the third step? Third step is, this is very important step. Choose interval infinitesimal close to 0. Now I will approach my delta t to 0. So it means your average speed, that is I am denoting average speed by s1. This will be, or that will be instantaneous. Basically this my average speed now will become instantaneous speed. So this will be delta s upon delta t limit delta t tends to 0, because choose the interval infinitesimal close to 0 and my interval is delta t. So I am choosing this delta t infinitesimal close to 0. Now student, you can see if I choose my this delta t infinitesimal close to 0, then this delta t can be ignored. Now I can ignore this delta t because it is infinitesimal close to 0. And
If it infinitesimal close to 0, it can be taken as 0. So what I was left with? I was left with 1 by 2 g 2t. So 2 will cancel with 2, so you will get gt. And this will give you the instantaneous velocity of this falling object at any time t. You put the value of t here and you will get instantaneous velocity of this object. See the beauty of the formula. At any time, you put here t equal to 3 seconds, you will get the instantaneous velocity of this object at t equal to 3 seconds. You put here t equal to any time, t equal to 1 second, 2 second, 1.1 second, 1.2 second. So you will get, so this is the power of calculus. There is no other mathematics that will give you this calculation. So this is how this branch of mathematics is a powerful tool for modern physics. So I think that you are getting this concept, how this concept of a derivative is helpful in calculating the instantaneous velocities of the, or instantaneous speed of the objects that are moving with a variable velocity, that whose velocity is not constant. So this is how originally the Newton calculated it. So student, basically this quantity that I am saying, that limit delta t tends to 0, delta s by delta t, it is basically known as derivative. So this is the deeper meaning of derivative. Now this is a very good example for you. Now I will journalize it, because in your book there is a generalization form of this derivative. Suppose you have any function y equal to fx. Then what is dy over dx? Now I am giving the general formula because I have explained you a example. Now what is the meaning of derivative? This is dy over dx. This is equal to limit delta x tends to 0, delta y by delta x. This is called a derivative, and this is equal to limit delta x tends to 0, fx plus delta x minus fx upon delta x. So this is the definition that you will see in your books, and you can relate this definition to my example, and you will have the physical significance of each and every term. So student, this is such an important topic, derivative, that so that's why I am teaching in मिक्स लैंग्वेज. मैं हिंदी में भी बता रहा हूँ, बीच में इंग्लिश भी यूज कर रहा हूँ, बिकॉज इट इज सच एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारे बच्चों को पता लगना चाहिए. सो बेसिकली अगर आप देखा जाए तो लिमिट का कंसेप्ट इसमें बहुत इन्वॉल्व हो रहा है, तभी मैंने आपको पिछले अपने लेक्चर में लिमिट के बारे में बताया था. सो बेसिकली व्हाट इज योर डिफरेंशियल कैलकुलस और डेरिवेटिव? इट इज द अलजेब्रा. बेसिकली इट इज अलजेब्रा. व्हेन योर अलजेब्रा taking into consideration the concept of limit, that will become a differential calculus. ठीक है? Okay. So in my next video I will teach you about the physical meaning of derivative. So till then please go through this video. This is a very important video, and if you have any question, please you are free to ask, and ask me in the comment section. Thank you.